प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाए और इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहे हैं। आर्टिकल 17 का हवाला देते हुए आर्टिकल 17 बड़ा वाज़ेह है और जिसको वो बुनियाद बना रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो वो कहता है कि हर शहरी को जो मुलाजमत पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की हाकमियत आला सालमियत के मुफाद में कानून के जरिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे कोई सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने का हक होगा और मज़कूरा कानून में करार दिया जाएगा कि जबकि वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात ऐसे तरीके पर बनाई गई है या अमल कर रही है जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, तो वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऐलान से 15 दिन के अंदर मामला अदालत उज़्मा के हवाले कर देगी, जिसका मज़कूरा हवाले पर फैसला कतई होगा। और उस सिलसिले में जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 212 है वो भी बड़ा वाज़ेह है। उसमें तरीक़ाकार दिया गया है कि किस तरीके से पार्टी को बैन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के में पेश करने के लिए वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आप इस हवाले से हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और भी चीज़ें हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। मैं आपको सिर्फ सुनवाना चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए जो आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, ज़रा सुनिए। हमारे तहम्मुल, हमारी दानिशमंदी को जो कमजोरी समझा गया है, आज मैं इसका भरपूर जवाब देना चाहता हूं और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूं कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश्ड, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड, साइफर का केस एस्टैब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड। हुकूमत ने यह फैसला किया है, तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। फवाद साहब बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते और जो सबूत वो पेश करना चाहते हैं वो एक तो 9 मई है, दूसरा वो जो है वो फॉरेन फंडिंग है। तो फवाद साहब आप एक ऐसी पार्टी में वापस जा रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में 3 करोड़ वोटर की नुमाइंदा है। इस इलेक्शंस में 170-75 सीटें उन्होंने जीती हैं और एक 18 जिसने 18 सीटें जीती हैं, अगर उसकी जो रहनुमा के ये कहे कि जिसने 180 सीटें जीती हैं वो मुल्क दुश्मन है और हम जो 18 सीटें जिन्होंने जीती थी हम मुल्क के मामे चाचे हैं, तो ये एक बड़ी ऑब्जेक्शनएबल बात है। लेकिन 18 और 180 तो इस्टेब्लिश नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर है ये तो मौक़िफ़ है पीटीआई का। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो धांधली हुई है उसकी अभी तक चूंकि इंक्वायरी नहीं हुई है, तो जब तक वो धांधली नहीं हुई है तो आप इसको ऐसे ही लेके चलें। लेकिन देखिए, कोई भी शख्स जो शऊर रखता है, जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन देखे हैं, उसको पता है कि नून लीग की कितनी सीटें थी और पीटीआई की कितनी सीटें थी। लिहाजा उस पर कोई दो बहस तो नहीं है। अब सवाल अगला ये है कि ये क्यों इतनी डेस्परेशन है। देखिए, निशाना पीटीआई नहीं है, निशाना सुप्रीम कोर्ट है। सीधी सीधी बात है। आज अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपना वो कहने ना रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दे, ये सुना सुप्रीम कोर्ट को रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और वो पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। अच्छा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 11-2 से हमारे सामने। अब अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तो आइन का नहीं पता, आइन का तो हमें पता है। और आपने देखा है कि मेरा ख्याल है 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब तक जो है वो कर चुके हैं ये जजेस के ऊपर, और उसके बाद आपने देखा कि 20-20, 25-25 लोगों की टोलियां निकली और उन्होंने जजेस के खिलाफ नारे लगाए और सब कुछ हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर जो इस वक्त मरकज़ी लड़ाई है जो मुझे लगता है वो पीटीआई की और हुकूमत की ये नहीं है। जो एक बुनियादी लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव के साथ। सही है, लेकिन फवाद साहब देखें, अगर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्दअमल में ये हुआ है तो जाना तो फिर भी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये रेफरेंस लेकर, ताकि पीटीआई को बैन कर सके। जी, और इसमें जो अभी उन्होंने कंडीशनैलिटीज बताई हैं वो 3 हैं। पहले उन्होंने कहा साइफर केस एस्टैब्लिश है। ऑब्वियसली अता तारड़ या तो मेरा ख्याल है अपने टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं देखते, और उन्होंने कभी कुछ आंखें उनकी बंद हैं, उनको पता नहीं कि जो साइफर केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा चुकी है। 9 मई के केसेस में आज इमरान खान के ऊपर पहली बार जो है वो गिरफ्तारी डली है उनकी, वो एस्टैब्लिश ही नहीं है। उसके बाद जो अमेरिकन, ये जो तीसरी बड़ी ये इसके ऊपर तो मैं थोड़ा हैरान हूँ।
ये कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिकन कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शंस की जो शफाफियत है उस पर सवाल उठाए, लिहाजा हम पीटीआई को बैन कर देंगे। बेसिकली आप क्या कह रहे हैं? आप अमेरिकन कांग्रेस को ये जवाब दे रहे हैं कि चूंकि आपने यहाँ शफाफियत का किया तो हम बैन कर रहे हैं। तो व्हाट अगर अमेरिकन कांग्रेस ने इसका रिस्पॉन्ड किया तो फिर आप क्या करेंगे उसके ऊपर? फिर आप पाकिस्तान को चला लेंगे दुनिया की मदद के बगैर? एक तरफ हमारी सारी डिपेंडेंस आईएमएफ के ऊपर है, एक तरफ हमारी सारी डिपेंडेंस अमेरिकन सपोर्ट और वेस्ट के ऊपर है, और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं हम कि हम पार्टी ही बैन कर देंगे क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ा इदारा है अमेरिका का, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में शफाफियत का मुतालबा किया है। सो ये तीनों बड़ी कन्फ्यूज्ड किस्म की जो हैं वो ग्राउंड्स हैं। आज 3 ग्राउंड्स दिए ना अता तारड़ ने, यही 3 दिए, चौथी ग्राउंड का तो नहीं, इसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल है ना। फॉरेन फंडिंग आपके ख्याल में एस्टैब्लिश्ड एक फैक्ट है? नहीं, फॉरेन फंडिंग भी चैलेंज हो चुकी थी। फॉरेन फंडिंग के बाद पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी, पार्टी को बरकरार रखा गया था, और प्रोहिबिटेड फंडिंग कह दिया गया उसको। फॉरेन फंडिंग तो है ही नहीं ना, वो तो कहीं प्रोहिबिटेड फंडिंग एक बिल्कुल और चीज है। फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग ये है कि आपने अगर पैसे लिए हैं और वो नहीं लेने चाहिए तो आप वापस कर दें। वो मतलब $27,000 थे, वो तो टोटल थे। उसके बाद देखिए जो ये केस है, ये तो सेम केस फिर नून के ऊपर भी पेंडिंग है, ये सेम केस पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पेंडिंग है, सो वो भी पेंडिंग है। सो ये जो 4 ग्राउंड्स आज अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं, इसके ऊपर तो सुई भी नहीं हिल सकती। अच्छा, अब जो इनका जो मुझे जो लग रहा है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये चाहते हैं इनको, अच्छा एक तो मुझे कन्फ्यूजन की भी समझ नहीं आई, सच्ची बात है। आपकी हुकूमत 209 इस वक्त आपके पास वोट है, आप 205 है मिल मिला के 209 कह रहे हैं, ये 205 से 209 कर लें। ये जो शिफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 सीटों का दिया है उससे पीटीआई होती है 115 के ऊपर जी। अपेरेंटली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हुकूमत को तो नहीं हटने का प्रॉब्लम। तो सवाल ये है कि इन सीटों के ऊपर लेके ये जो अपना है हुकूमत जो है वो इतनी घबरा क्यों गई है, क्या वजह? तो वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेगी, उनका नैरेटिव जो है उसको वो हर्ट होगा। नहीं, नैरेटिव तो देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई बन जाएगी, ये तो नैरेटिव तो उनका नहीं है ही नहीं। देखिए असल जितनी घबराहट का मुजाहरा हुआ है ना, उससे तो लगता है कि हुकूमत जा रही है, क्योंकि इससे कम के ऊपर तो ये नहीं चीजें हो सकती ना। अब इनको मेरा हंच है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा हंच ये है कि जो असल प्रॉब्लम है इनको वो ये है कि जो इन्होंने कैंपेन्स बनाई ट्राइब्यूनल जजेस के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के 7 जजेस के ऊपर, और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी जो इस्लामाबाद के हैं, और उन जजेस ने आगे से जो है वो झुकने से इनकार कर दिया, और अब तकरीबन 50 के करीब नशिस्तें हैं जिनके ऊपर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो हैं वो उनका एवेल्यूएशन हो रही है। सो इनको लग ये रहा है नून लीग को कि अगर जुडिशरी को हमने टेक ऑन नहीं किया, अगर जुडिशरी के ऊपर हमने पूरा हमला नहीं किया, तो हमारी ये सीटें पलट जाएंगी और सारे का सारा जो इलेक्शन जो 8 फरवरी को जैसे हुआ वो सबके सामने आ जाएगा और हम हुकूमत से भी जाएंगे, और जाहिर है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लिहाजा इस वक्त जो असर, और आज मुझे नहीं पता, कल कह रहे थे कि आज जस्टिस आलिया नीलम की और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है, पता नहीं आज हुई है या नहीं हुई है, खबरों में वैसे भी चली गई, अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। और अगर वो 4-5 जजेस जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एतराज है वो नहीं हटते, तो फिर देखिए नंबर गेम बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 115 पीटीआई है, 4-5 जेयूआई के लोग हैं, और इसके साथ अब पीटीआई को यानी तकरीबन 40-45 सीटें जो हैं और फ्लिप करनी है, तो आपकी हुकूमत जो है वो मगर वो फिर भी पीपल्स पार्टी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। नहीं, पीपल्स पार्टी के तो फिर बगैर हो जाएगा ना, फिर तो आप अगर 45 सीटें हो जाएंगी तो फिर 167 इधर हो जाएंगी ना, क्योंकि नून लीग की 40-45 सीटें खत्म हो जाएंगी ना। तो ये असल जो घबराहट है वो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो है वो चलने में है। पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी है ना, उसकी तो सच्ची बात है मुझे तो उनकी पॉलिटिक्स नहीं समझ आई। मतलब एक सदारत और 2 गवर्नरी लेके उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम अपोजिशन के बजाय एक साइड पे बैठे हुए वो दही खा रहे हैं, उनका लेना देना ही कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए ना, अगर आप अभी सदारती ऑर्डिनेंस जो आया था वो पीपल्स पार्टी की लेकर आए थे ना प्रेसिडेंट यूसुफ ज़रदारी। लेकिन आप जरा देखें कि अगर आप समझें कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसका फ्री करा लें, एक दफा फ्री इलेक्शन है, तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है
और फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी। पीएमएलएन तो राउट हो गई ना 18 सीटों के साथ। सही है। अब अगर पीपल्स पार्टी को मैं एडवाइस कर रहा हूं या कोई भी जो अगर हो अपना उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग हो, जो मुझे समझ नहीं है कि क्यों वो उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी को तो मेन स्ट्रीम अपोजिशन बनना चाहिए था। वो पीटीआई राउट नून लीग फारग हो गई थी, बिलावल भुट्टो मेन अपोजिशन लीडर होते, पीटीआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर होती। इतने मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी का तो रिवाइवल हो गया था पूरे मुल्क में। और पीपल ये दो पार्टीज की पोजीशन चेंज हुई ना धांधली के नतीजे लेकिन में। उसमें फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन रहे थे ना, अभी वो प्रेसिडेंट बन गए। तो लेकिन आप मेन स्ट्रीम ले रहे हैं पोजीशन, वो इंपॉर्टेंट थी या प्रेसिडेंट बनना इंपॉर्टेंट है? और चले अब भी आप प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, अब भी जो है पीपल्स पार्टी को तो कहना चाहिए कि ट्राइब्यूनल जो है, कुछ तो मजबूरियां पीपल्स पार्टी की भी रही होंगी ना जो उन्होंने ये फैसला किया। मजबूरियां तो बड़ी होंगी लेकिन अपनी जात से ऊपर तो नहीं ना होती। मतलब पीपल्स पार्टी की सारी थ्योरी मेरी तो समझ से नहीं, क्या पीपल्स पार्टी वो कर सकती थी जो आप कह रहे हैं? देखो ना, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं तो लड़ जाऊं हर एक से कि भाई मेरी पोजीशन है नंबर 2। देखो ना, पीपल्स पार्टी की 54 सीटें हैं, उनमें से मुल्तान की सीटों को निकाल दें जो फॉर्म 47 के ऊपर जो हैं वो सारे जीते हैं। बाकी सीटें तो सिंध वगैरह में तो वो जीते। कराची की चंद एक निकाल दें, कराची तो एमकेएम ले गया, उनकी तो सीट ही कोई नहीं है। तो वो सीटें जब वो निकाल देते हैं तो मेन अपोजिशन पीपल्स पार्टी बन जाती है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसको आपने जब तक वो ना हो पीपल्स पार्टी, अगर मैं उनकी जरदारी साहब की जगह सोच रहा हूं तो मैं तो लड़ जाऊंगा मेन स्ट्रीम अपोजिशन बनने के लिए। रिवाइवल है पूरे मुल्क में, आप खड़े हो गए हैं। पार्टी नून लीग तो खत्म हो गई, वैसे नून लीग तो पॉलिटिकली वैसे ही खत्म हो गई है ना, ये जितना मर्जी ही जोर अब हाल में पीपल्स पार्टी जब ये कह रही थी कि आइए तहरीक इंसाफ वालों से कहो मिलकर बात करें तो हम हुकूमत बनाते हैं, मगर शायद ये कहने से भी पहले पीटीआई ने ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ बात ही नहीं होगी, तो क्या आपके ख्याल में उसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा? देखिए, अगर नहीं पीटीआई बात कर रही तो नहीं कर रही, मेन अपोजिशन में आ जाए। अपोजिशन में आप देखें ना, अगर नून लीग राउट हो रही है पूरे मुल्क में, जो हो गई है मुकम्मल, मेन पोजीशन आपको मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे? पीटीआई को तो छोड़ दें, पीटीआई नहीं ले रही, अपना आपके साथ नहीं है इंटरेस्टेड तो नहीं है इंटरेस्टेड। लेकिन अगर इस वक्त भी अगर जरदारी साहब अब सदर हैं, ज़ाहिर उनको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी अब चाहिए, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो अब आके जो पीपल्स पार्टी है उसको तो डिस्टेंस करना चाहिए नून लीग से, और उनको तो कहना चाहिए जी ट्राइब्यूनल जो उनको जजेस के खिलाफ जो मुहिम है, पीपल्स पार्टी को क्या सवाब है उसका में हिस्सा डालने का? तो पीपल्स पार्टी एवं खामखा हिस्सादार बनी हुई है, पीपल्स पार्टी उससे पीछे हटे और जुडिशरी जो है उसको वो अपना काम करने दे। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि नून लीग अपनी असल पोजीशन पे वापस चली जाएगी। अच्छा फवाद साहब, लेकिन एक ये जो आपने एक पूरा नक्शा खींचा कि ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बैन हो सके, नहीं हो सकती। ये बात तो जाहिर है नून लीग को भी मालूम होगी, अता तारा को भी मालूम होगी और आजम तारा साहब को भी मालूम होगी। तो फिर इन्होंने ये क्यों फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाएं, बावजूद इसके कि वो जानते होंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो क्या हासिल करना चाहेंगे इससे? नहीं, देखिए ना, मेरे ख्याल में जो पैनिक है ना वो भी बगैर सोचे समझे है, कोई ज़रूरत नहीं थी। टीएलपी को ला के बिठा दिया, उसके बाद आपने ये सारा जो है कर दिया, सब कुछ सबको नज़र आ रहा है कि ये सारा कुछ तो जजेस के लिए हो रहा है। अब जजेस जो हैं इस वक्त जो ये जो जजमेंट आई है ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब याद हो ना कि 1-2 जज 3 जज उसमें जनाब आप कह रहे हो कि वो अलहदा है और बाकी जज जो है वो उधर। ये तो 125 जज है पाकिस्तान का इस वक्त सुपीरियर कोर्ट्स का, वो 125 के 125 जज एक तरफ खड़ा है, और जो सारी अब लोअर जुडिशरी है वो खड़ी है। आपने जजमेंट्स देखी हैं अभी जो आ रही हैं? इवन कल ड्यूटी जज ने जो जजमेंट लिखी है, हालांकि ड्यूटी जज तो आमतौर पर सिर्फ तारीख डालते हैं। बिल्कुल, तो ये जजेस खड़े हो गए हैं क्योंकि जजेस जो हैं पाकिस्तान में, ये जो सारे जजेस हैं, ये देखो ये छोटे जजेस तो नहीं है ना, कैम्ब्रिज के, अमेरिका के, क्या क्या, दे आर नॉट टू बी फेयर विद दीज। ये जो 5-7 जजेस हैं हमारे, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस हैं ना, इनको नौकरियों का तो इशू नहीं है। हम बाबर सत्तार आज जो हाई कोर्ट में ले रहे हैं, आज नहीं होंगे तो वो करोड़ रुपया महीना कमा रहे होंगे, इनको नौकरियों के लिए तो नहीं बने हुए। मोहसिन कैनी को क्या प्रॉब्लम है नौकरी का, बाबर सत्तार को क्या प्रॉब्लम है, या फॉर दैट मैटर ये अपना तारक जहांगीरी साहब हो गए, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो जुडिशियल पैकेज आ जाए जो हुकूमत ने बना के रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, वो जुडिशियल पैकेज में इरफान कादर साहब ने जो इंटरव्यू दिया, मेरा ख्याल है इरफान कादर साहब जो है ना, उन्होंने ज़रा पहले ही खोल दिया बॉक्स।
उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी वो हम एक्चुअली उसमें उन्होंने ला ये रहे कि वो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको वो ट्रांसफरेबल कर रहे हैं। अच्छा, अब ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है कि जैसे 6 जजेस हैं इस्लामाबाद कोर्ट के, तो आपने तारक जहांगीरी साहब को उठा के बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया, आपने बाबर सदार को शरीयत कोर्ट में भेज दिया, आपने एक जज को उठा के सिंध भेज दिया, तो और वहाँ से जजेस जो हैं वो इधर ले आए। सो आपने इंडिया में एक जजेस जो हैं ट्रांसफरेबल पोस्ट है, लेकिन वो चीफ जस्टिस एक कोलेजियम है वो करता है। लेकिन यहाँ पे इनका मकसद ये है कि ये जजेस की ताकत को तोड़ा जा सके। अच्छा, वो जाहिर है कि ये तो उनके ऊपर हमला हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हम जो है वो होने देंगे। लिहाजा ये प्राइमरी इशू राइट नाउ इज़ कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम मार्शल लॉ और जमहूरियत को इकट्ठा चलाना चाह रहे हैं, ये नहीं चलना। तो आपको अल्टीमेटली पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ ही वापस आना है, और उसकी प्रॉब्लम हमारी इकनॉमिक भी है। क्योंकि देखें ना, हमारा तो सीधा सीधा हिसाब चल रहा था 52-53 से, हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट थे। हमारा जहाँ जंगें हो रही थी, पहले कोरियन वॉर शुरू हो गई, फिर वियतनाम शुरू हो गई, फिर अफगान वॉर शुरू हो गई, तो हम जंगें लड़ रहे थे, हमें पैसे आ रहे थे, अल्लाह खैर चला, हमें पैसे ज़रूरत ही नहीं थी। आप 90 तक के अपने अगर इकनॉमिक फिगर्स उठा के देखें, हम हर जगह पे इंडिया से आगे हैं। वो क्यों आगे हैं? क्योंकि हम जंगें लड़ रहे थे, हमें पैसे आ रहे थे। अब आके प्रॉब्लम यह है कि कम से कम अगले 3 साल जो है ये फोकस यूक्रेन वॉर के ऊपर रहना और गजा पे रहना है, इस इलाके पे फोकस नहीं है। और जो तालिबान है उसकी एक्चुअली इस वक्त जो पोजीशन है वो इसलिए न्यूट्रलाइज है कि एक तरफ दाइश के मुकाबले के ऊपर उसे चाहिए, वेस्ट को उसकी सपोर्ट चाहिए, अरब मुल्क एक हद से ज़्यादा उसके साथ बिगाड़ना नहीं चाह रहे, लिहाजा उसके ऊपर भी आप एक हद से आगे आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही। ठीक है। सो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि पहली दफ़ा आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है। पाकिस्तान मेहनत करके कमा के खाना है, मेहनत करके कमा के खाना है, यह बड़ा औखा काम है। अब हम उसमें फंसे हुए हैं कि हमने आखिर करना क्या है। अब ये करने की पहली शर्त है कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल डेमोक्रेसी आप बनाए। नॉर्मल डेमोक्रेसी के लिए आपको इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने पड़ते हैं। ये सारा झगड़ा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अगर हमने नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाते, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अभी मैं देख रहा था, उमर अयूब जो फिगर्स दे रहे हैं कि 350 पे डॉलर चला जाएगा और 100 रुपए के ऊपर IMF ने भी कहा है कि यूनिट चला जाएगा। 330 उन्होंने भी कहा। और उमर जो थे वो IMF ही की फिगर्स जो है वो कोट कर रहे हैं। शहबाज राना ने भी जो है वो भी यही फिगर्स कोट किए हैं। बट लेट्स से कि इसको आप कम कर लें, आप समझिए डॉलर 350 पे नहीं जाता, 300 पे चला जाता है, वो 185 पे तो यूनिट है ना, 95 पे चला जाता है। तो मुझे आप बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% पे चला गया हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि बिजली की खपत जो है। लेकिन अगर फवाद साहब इस सूरत हाल में फर्ज करें री इलेक्शन होते हैं और इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या करेंगे वो? यही कुछ हालात तो यही है, पॉकेट में पैसे तो इतने ही हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है, मिरेकल शायद नहीं होगा, लेकिन देखें पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क तो होगा ना। उसके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तब आती हैं जब आपको पता हो कि ये एक इलेक्शन हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पॉलिटिकल आपके इश्यूज जो हैं वो बैक बर्नर पे जाएंगे, गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो आपके सामने आएंगे, पॉलिसी बनेगी, कोई पॉलिसीज बनेंगी, चीज़ें होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी देखो ना, अभी UAE ने जो लिस्ट जारी की, $11 बिलियन जो है वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी में लगा दिया है पाकिस्तानियों ने, दुबई के अंदर। मुझे एक एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि इस वक्त सारे पाकिस्तानी सेंट्रल एशिया में पैसे लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान के अंदर ₹1 नहीं लगाने को तैयार, बाहर से किसने आना है? सो पहले आपने मुल्क को नॉर्मलाइज करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आगे आप ले जा सकते हैं ना। और नॉर्मलाइज करने के लिए देखो एक ग्रैंड डायलॉग ही चाहिए। मेरे ख्याल में जो PTI है या इमरान खान है, ये जो फियर्स हैं कि ये आके पता नहीं क्या कर देंगे, इनको भी रिमूव करने की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिमूव हो। लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहें कि एक बिल्कुल ही वो जनाब इद्दत के ग्रैंड डायलॉग के लिए तो खैर PTI भी तो तैयार नहीं है ना। खान साहब कहते हैं कि इन लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, ग्रैंड डायलॉग में तो फिर सब बैठेंगे। नहीं, असद वो इसलिए तैयार नहीं है कि माहौल नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जब पहले तो इद्दत जैसा केस आपने बनाए, अब वो ख़त्म हुआ तो आपने
खामखा जो है वो बुशरा बीबी को एक तोशाखाना में नए खाने केस में जो है वो उनको डाल लिया। उसके बाद इमरान खान को जिस तरीके से जो है वो केसेस में जो है वो ड्रैग किया गया, ओवरऑल जो आज की जो पेशरफ्त है, देखिए ना, माहौल किसने बेहतर बनाना है? माहौल तो बेहतर बनाना है जिसके पास ताकत है। नहीं, लेकिन अगर हुकूमत माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो हुकूमत को एक दफ़ा तो जाना पड़ेगा फिर, नहीं क्योंकि फिर इमरान खान का मुतालबा तो ये है कि मेरा मैंडेट दो। नहीं, मुतालबा तो बाद की बात है ना। पहले तो आप थोड़ी जो है वो नॉर्मेलिसी तो लेके आते हैं ना, एक माहौल का, एक बातचीत का माहौल तो बनाते हैं ना, फिर अपने मुतालबे आते हैं ना। अभी तो मुतालबे नहीं है, अभी तो सिर्फ ये आप करें कि आप जो है ये जो बुशरा बीबी की हद तक जो है वो आप उनको जो है वो केसेस और जाली केसेस बन रहे हैं ना। हर एक को पता है इमरान खान बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस हैं वो अपने केसेस, लीगल केसेस की वजह से तो अंदर नहीं है ना, अपनी सियासत की वजह से अंदर है। तो आप कहाँ पाकिस्तान के अंदर ये रवाज था कि आप जो है वो फैमिलीज के ऊपर चले जाएं या उसके जो अभी डला है, इस तरह का तो कोई रवाज। जो बातें आप कर रहे हैं फवाद साहब, नॉर्मेलिटी की बातें कर रहे हैं, इस तरह तो कोई सोच ही नहीं रहा पाकिस्तान में। जाहिर है ये ऑप्शन ही नहीं है अगर इस वक्त तो किसी के भी सामने, किसी भी ताकतवर हल्के के सामने, तो फिर तो चीजें फिर ये पार्टी बैन, फिर कल से फिर अदालतों में काम शुरू हो जाएगा। जब जिस दिन से ये चला गया अदालतों में जाएंगे, वही रिपोर्टिंग होगी, वही एक क्योस होगा, वही लोगों का सवाल होगा अब क्या हो रहा है, अच्छा बैन हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसी पर हालात चलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, इससे टेम्परेचर बहुत ऊपर हो गया, आज भी बहुत ऊपर हो गया। और आपकी पता नहीं कल स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टॉक मार्केट का बिहेव का प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट तो इतना छोटा से शेयर्स के ऊपर, खुरम हुसैन ने जिस दिन वो पूरा लिखा है कि सिर्फ कितने परसेंट शेयर्स हैं जिसके ऊपर सारा जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, सो दैट इज नॉट रियली मैयर पाकिस्तान के लिए। बट ओवरऑल जो मायूसी है लोगों में, देखो पाकिस्तान हम दुबई नहीं है, हमको ये नहीं है 15, 20, 25 लाख की आबादी नहीं है, ना ही हम सिंगापुर हैं जो कि 40 लाख 45 लाख की पॉपुलेशन हो, हम नहीं है। हम 22 करोड़ का मुल्क है, 220 मिलियन पीपल पाकिस्तान के अंदर हैं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने एक तरीका चाहिए उसको रखने के लिए। आप देखें ना, जिन प्रीमिसेस के ऊपर ये पूरी हुकूमत या पूरा निज़ाम खड़ा किया गया था, पहला कि जी इमरान खान तो महीना जेल नहीं निकालेंगे, वो गलत साबित हो गया। फिर हो गया कि जी आप ये बुशरा बीबी जब जेल में जाएंगी तो इमरान खान टूट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हो गया कि जी इंटरिम गवर्नमेंट में एक वजीर साहब ने कहा कि वेस्ट असल में जी इमरान खान से इतने खिलाफ है कि ये $100 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी, वो उल्टा बेड़ा ही करेगा। अब ये चारों प्रेमिसेस गलत हो गए हैं। बट प्रॉब्लम इज कि दिस इज़ वेरी, आई वुड से, डेंजरस थ्योरी। आप इतनी बड़ी होप, ये होप तो स्ट्रैटेजी नहीं ना हो सकती आपकी। अब तो मुल्क को नॉर्मलाइज करने के लिए इंक्लूजन, अब चाइना आपको कह रहा है आप नॉर्मलाइज करें, सऊदी अरेबिया कह रहा है आपको कि आप नॉर्मलाइज करें, आप अपने इतने करीबी दोस्तों की बात जो है वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर आप पाकिस्तान, उसके बाद फिर आगे अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या होता है। या आखिरी सवाल है पार्टी बैन के हवाले से, आप तो पता ही है क्या होता है। फिर मैं जरा मखसूस नशस्तों वाले पे आना चाहता हूँ। एक चीज मुझे बता दें सर, क्या मुमासलत आपने, जब आपने बैन की थी, आपकी हुकूमत और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि TLP को हम बैन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारी वो अपने हाथ में ले ली है और स्टेट की रिट को चैलेंज कर दिया है। 9 मई को भी स्टेट की रिट चैलेंज नहीं हुई थी, क्या इनमें मुवाजना नहीं आप कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी वो दोनों का मुवाजना नहीं है। मेरा ख्याल है आखिरी दफ़ा नेशनल अवामी पार्टी जो है उसको बैन किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में आर्टिकल 17 कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये एजाज़ भी माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को जाता है और शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान में, और मरीम नवाज़ को जाता है कि जिन्होंने आके पाकिस्तान में एक तवील अरसे बाद अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 17 की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि ANP ने, जमात इस्लामी ने, इन तमाम पार्टीज़ ने इसकी शदीद मुखालफत की है। और लेट्स सी हाउ पीपल्स पार्टी रिएक्ट टू दैट। पीपल्स पार्टी का सही है। चलें फवाद साहब, मखसूस नशस्तों वाला जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके कुछ हिस्सों पर हुकूमत को बहुत एतराज़ है, राना सनाउल्लाह साहब को भी और लोगों को भी। उस पर ज़रा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस आ रहा हूँ। हमारे साथ रहिए नाज़रीन।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हुकूमत अभी तक उस फैसले पर बहुत सख्त तनकीद कर रही है, रिव्यू में भी जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो समझते हैं कि फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। अच्छा फवाद साहब, ये जो इसमें स्पेसिफिक एतराज़ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर कानून में है तो वो है 3 दिन आप आज़ाद उम्मीदवार को देते हैं, अगर यही करना था तो फिर दोबारा 3 दिन दे दिया जाता है कि वापस जाएं 9 फरवरी को, 3 दिन के अंदर डिसाइड करें आज़ाद उम्मीदवार। ये 15 दिन कहाँ से आ गए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने भी और आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग नहीं ली इस केस के ऊपर, क्योंकि अगर वो आखिरी 4 दिनों की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनसे अवेयर होते या उनको देखा होता उन्होंने, और आप तो चूँकि वहाँ पे हर पेशी के ऊपर आप खुद जाते हैं, तो असल आपको याद होगा कि आखिरी जो 3 पेशियां थीं वो तो थी ही इन सवालों के ऊपर कि आखिर ये नशिस्तें जानी किसको जी और किस तरीके से जानी है। और आपको याद होगा कि ये फैसले से 4 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फार्मूला बताया था कि फिर तो बेस्ट तरीका यही है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेज दिया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है अफ्रेश डिसाइड करे, क्योंकि जो सवाल हुआ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस नुक्ते के ऊपर शायद राना सनाउल्लाह साहब ने जजमेंट नहीं पढ़ी, क्योंकि इस नुक्ते के ऊपर जो है वो फायज़ ईसा साहब और मंदोखेल साहब भी इस नुक्ते के ऊपर वाजे हैं कि ये पीटीआई को जानी है। और उन्होंने फ़र्क सिर्फ ये है कि मंदोखेल और फायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि जो 39 सीटें जिनके ऊपर पीटीआई के फॉर्म लिखा हुआ था उस हिसाब से सीटें दे दी जाए उनको, और बाकी जजेस कह रहे हैं कि जो 41 लोग बाकी हैं उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो सिलेक्शन कर ले। जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 11 जजेस जो हैं वो मुत्तफिक है। तो पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये कहना, ये जो 2 बातें अब ये कह रहे हैं बार बार, एक तो कह रहे हैं कि पीटीआई पार्टी नहीं थी तो उसको आपने कैसे सीटें दे दी, और दूसरा कि 15 दिन आपने क्यों दे दिए। अब पहली बात तो ये हुई कि इलेक्शन, अच्छा टू बी फेयर विद पीटीआई की तो कोई लीगल स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम हैं क्या। जो ये क्वेश्चन पैदा हुआ वो हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील के आर्गूमेंट से। इलेक्शन कमीशन ने, वकील ने ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स फायज़ ईसा साहब को ये बताया कि आप ही के फैसले की वजह से हमने तो पीटीआई को ट्रीट नहीं किया पार्टी, एंड फायज़ ईसा साहब एक्चुअली टेकन अ बैक। उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो ये फैसला नहीं दिया कि आप पीटीआई को जो है वो पार्टी ना गर्दाने। और ये जो बहस है फिर आखिरी 4 की, ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब के इन रिमार्क्स के बाद कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है, ये बहस चली। और जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक और ये सब लोग जो थे, इन्होंने फिर कहा कि अब इलेक्शन कमीशन की गलती की सज़ा क्या जो मेंबर है और अवाम है उनको दे दी जाए, और क्या जो कौमी असम्बली है उसको रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए ऑफ दी पब्लिक ओपिनियन, यानी अवाम ने जिसको वोट दिए हैं उसको नज़र आना चाहिए ना नेशनल असम्बली में कलर। अच्छा, ये बहस हो रही थी। अब उसके ऊपर जो ये बात तो 13 के 13 जजेस जो है, आप चूंकि प्रोसीडिंग्स में थे, आपने देखा कि 13 के 13 जजेस जो हैं इस पर मुतफिक थे कि इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मरतकब हुआ, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की और इलेक्शन उन्होंने बहुत ही बदतरीन तरीके से कराए। इसके ऊपर तो इत्तफाक है 13 के 13 जजेस में। अब जब ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की, तो फिर जो मंसूर अली शाह साहब ने और ये जो जजेस थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जब आ गया कि जी असम्बली में वो उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए जिसका वोट है। अब फायज़ ईसा साहब समेत सारे जजेस ने कहा कि नहीं, हम तो पीटीआई को बैन हमने नहीं किया। अब पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी बन गई इस फैसले के बाद। जब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई और उसको वोट मिल गया तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना है ना, उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उधर भेज दिया। अब 3 दिन के बजाय 15 दिन इसलिए दिए कि जो इलेक्शन एक्ट है वो बताता है कि कम से कम 11 दिन का प्रोसेस चाहिए नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जमा कराने में और वो उसको जो है वो करने में। चूंकि पूरा प्रोसेस पहले नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो 15 दिन जो है वो उनको दिए। 3 दिन दिए जाते हैं जब नॉर्मल इलेक्शन हो चुका होता है, नॉमिनेशन पेपर। लेकिन इसमें भी फायदा इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, इलेक्शन तो हो चुका है। ये जो लिस्ट सबमिट करानी है ना वो अफ्रेश है ना, उसकी स्क्रूटनी होनी है ना, जो लिस्ट सबमिट होनी है उसको देखना है ना जजेस ने।
इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए तो जो टाइम फ्रेम इलेक्शन एक्ट में है वही जजेस। अच्छा, इसमें अब चूंकि पीटीआई ने भी अपनी लिस्ट जमा करानी है कि ये हमारे लोग थे जिनको हमने जो बैक बाय अस थे ये पीटीआई जी, अब उसमें वो लोग जो लाहौर में जैसे वसीम कादिर हैं वो चले गए हुकूमत पे, तो क्या डिफेक्शन क्लॉज की जद में नहीं आएंगे वो? नहीं देखो, क्योंकि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े और पार्टी चेंज कर। अच्छा मॉरली तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ी की है, लेकिन लीगली सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे 41 लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक, इनको कहा, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की, उन्होंने पिटीशन खारिज कर दी, उन्होंने इन 41 लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाके अपने फॉर्म्स सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अब पहला हुकूमत ने हरबा ये किया कि उन्होंने कहा कि हम सबको हर्ड बना लें और हम इनको शामिल ना होने दें। आज का जो फैसला हुआ ना, ये जो बौखलाहट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनने की वजह से भी हुई है। अच्छा, अगर बड़ा में लोग नहीं टूट रहे, लोग नहीं ना टूटे तो उन्होंने तो जमा करा दिया। मेरे ख्याल है इस वक्त तक 38 लोगों ने जमा करा दिया, जो है वो तो जमा करवा दिया। वो दो तीन लोग जो बाहर हैं, बस वो रह गए। 3 लोग जो हैं वो बाहर हैं, वो भी ज़ाहिर आके करा देंगे। अब ये एक और मसला बन गया कि उन्होंने फॉर्म सारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। अब उसके बाद समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो अब इन्होंने इसको रोकने के लिए, जो अगेन फ्रेंकली मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, कि सारी पीटीआई भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक उस जिद में पड़ गए हैं, क्या हो गया कि पीटीआई को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट वो डिक्लेयर कर चुकी है एंड दैट दे हैव सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बाय 11-2। सिर्फ 2 जजेस हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपील किया है, फायज ईसा साहब और मंदो खेल साहब और मंसूर अली शाह साहब और अतम मिनरल हाई। अब इसमें होगा क्या? ये फैसला तो इम्प्लीमेंट होना है, अगर रिव्यू में चले जाएं तो क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाएगी? नहीं, रिव्यू में तो चले गए ना वो, हाँ चले गए, बट रिव्यू के लिए अब 13 जजेस अवेलेबल नहीं है। हाँ, छुट्टियां, वो सारी छुट्टियों पे चले गए हैं, तो ये रिव्यू लगेगा मेरा ख्याल है कोई सितंबर अक्टूबर में। ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा फैसला उससे पहले? ज़ाहिर फैसला के लिए तो 10 दिन है, और ये जो ज़ाहिर है पार्टी को बैन करने वाला प्रोसेस है ये भी महीनों चलेगा, ये भी महीनों तो वो पीटीआई वाला तो फिर आ जाएगी पार्लियामेंट में, फिर क्या करेंगे? पार्लियामेंट में तो आ जाएंगे। तो फिर फवाद साहब, आपको याद होगा पिछले साल जब उमर ता बंदयाल साहब फैसले करते थे, उस फैसले को कोई नहीं मानता था और वो वक्त हमने देखा गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में क्या इस बात का इम्कान को मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुकूमत अपनी कोई इंटरप्रिटेशन देके ना करे? बिल्कुल, जो आज हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि ये तो आखिरी उस तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, बट इस वक्त प्रॉब्लम फिर इससे क्या होगा? हाँ। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो अदलिया की और जो जंग है हुकूमत की, इंतज़ामिया की, वो एक बिल्कुल नए सतह पे चली जाएगी। क्योंकि मैं यही तो प्रॉब्लम जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए ना, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो इसका मतलब है मुल्क में आइन ख़त्म हो गया। जब आइन ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करें, या इमरजेंसी लगा देंगे या क्या करेंगे, बट आप आइन में तो फिर नहीं ना रह सकते। नाउ द प्रॉब्लम इज, बंदयाल साहब का तो ये था कि बंदयाल साहब एक्सट्रीम पे तो नहीं जा रहे थे ना, उन्होंने कोई अपनी इलेक्शन के लिए फैसले दे रहे थे, फैसलों में लिख भी रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ नहीं ना किया। वो बैठ जाते थे, फिर लंबी डेट कर देते थे, ये कर देते थे, और फिर 13 जजेस नहीं थे। बंदयाल साहब का प्रॉब्लम ये भी था कि प्रोबेबली अगर वो फुल कोर्ट बुलाते थे तो आपको पता है उधर दूसरी तरफ हो जाता था या उलट जाता था, या उनके साथ उस तरह से जजेस नहीं थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये नॉट ओनली दीज लाइक 14-15 जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं वो आपके इस बयानिए के ऊपर उसकी जद में आती हैं। क्योंकि देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रोके, वो तो अपनी हाई कोर्ट्स के लिए लिया है ना। तो अब हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, और ये जो आप देखिए ट्राइब्यूनल्स का जो कर रहे हैं, ये आलिया नीलम साहिबा को जो कह रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं। और हाई कोर्ट के कौन से जजेस हैं? अब आप लाहौर रहे हैं इतना, साहब को पता है कि जो वो जजेस हैं जो कि एक्चुअली बैकबोन है लाहौर हाई कोर्ट की, जी हाँ, ये कह रहे हैं उनको हटा दें। तो मेरे अपने ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, जस्टिस आलिया नीलम के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इन जजेस को रिप्लेस कर दें, बिकॉज हाई कोर्ट को भी चलाना है ना। तो प्रॉब्लम इनका इस वक्त जो है, बंदयाल साहब का तो था कि बड़ी थोड़ी तादाद में जजेस उनके साथ थे, बट यहाँ पे तो पूरी एक इंस्टीट्यूशन एक तरफ हो गया।
तो इट विल हैव अ सीरियस। काजी फैसल साहब पर इमरान खान के अदम एतमाद का इजहार इस मौके पर आकर करने की वजह क्या वही है कि एक टेरियन वाइट वाला केस पहुंच गया, एक साइफर वाला केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, ये दो वजूहात हैं? एक मेरा ख्याल है एक टिफ तो चल रही है पहले और वो हो ही रहा है, और लेकिन अब ये रेलिवेंट हो गया है। फ़ायज़ ईसा साहब को भी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मतलब फ़ायज़ ईसा साहब ने अल्टीमेटली जो है वो तो फिर मेजॉरिटी जजेस के साथ ही खड़े हो गए ना, ये प्रिंसिपल मान के। शुरू में अगर उनके रिमार्क्स देखें, उनकी चीज़ें देखें, वो तो बिल्कुल और थी, लेकिन जब जजमेंट आई तो उन्होंने अपना फैसला जो है वो इंस्टीट्यूशन के। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि वो ये जो सीटें हैं वो हुकूमत को देने का फैसला करेंगे। बिल्कुल, और लग भी रहा था, जो लोग जा रहे थे कह रहे थे कि फ़ायज़ ईसा साहब तो उधर ही हैं जी, वो तो यही हो रहा था। बट अल्टीमेटली फ़ायज़ ईसा साहब ने और मंदो खेल साहब ने एक दरमियाना रास्ता निकाला, वो ना इधर ना उधर का, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो प्रिंसिपल है वो इंडोर्स कर लिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह दे रहे थे। अब यहाँ जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नाउ द प्रॉब्लम राइट नाउ इज, सच्ची बात यह है कि पूरा इंस्टीट्यूशन एक तरफ खड़ा है और ये एग्जीक्यूटिव जो है वो इधर खड़ी है। सो इट हैज़ अ डिजास्टरस इफेक्ट फॉर पाकिस्तान। एक तो देखिए ना, गवर्नमेंट अनपॉपुलर बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। शहबाज शरीफ और ये सारे जो लोग हैं इस वक्त, इनकी कोई सियासी वक़्त नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है वो मैं कहता हूँ आसमान तोड़ के ऊपर गई हुई है। ऊपर से जुडिशल सारा इंस्टीट्यूशन जो है वो आप कर रहे हैं। तो पहले जिस तरह से पीटीआई को एक चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी कि ये भी खिलाफ वो भी खिलाफ, ये भी सबसे, अब ये उल्ट हो गया। अच्छा, आपने ये कहा अभी कि पीटीआई की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। क्या स्ट्रैटेजी नहीं थी पीटीआई की? हमें तो, मुझे जो समझ आया कि सलमान राजा साहब शायद इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही हमें तस्वुर किया जाए, हम उस वक्त ज़माने में पीटीआई आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि उससे फिर बहुत एक नए महाज खुल जाते। तो आपके ख्याल में क्या कमी थी? नहीं, देखिए, जब मैं जेल में था और जब ये इलेक्शन हुआ, मैं ख्याल 12-13 को मुझे मौका मिला था, मैं यहाँ बाहर आया इधर अदालत में, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कही कि देखिए जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया हुआ, ना ही आर्टिकल 17 की कोई प्रोसीडिंग्स हुई हुई हैं। सिंबल लेने से पार्टी ख़त्म नहीं होती, लिहाजा तहरीक इंसाफ को कतई तौर के ऊपर किसी सेक्रेटेरियन कलर की पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना पार्लिमानी ग्रुप जो है वो अनाउंस करें। और इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी कोई पीटीआई के हक में फैसला नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। आप इसी को ही सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं और सुप्रीम कोर्ट से आपको मिलेगा। सो पहली गलती तो पीटीआई ने वहाँ पे की, जब इन्होंने पहले MWM और इसके चक्कर में पड़ गए। और ठीक है आपकी बात कि वो इलेक्शन कमीशन के खौफ से ही और इलेक्शन कमीशन से की वजह से ही उन्होंने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से तो आपको फाइट आउट ही करना था और आपने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। तो एक तो वहाँ पे जो है वो, फिर दूसरी गलती ये की कि यहाँ पे जब आपने पिटीशन की तो आपने फॉर्मल पार्टी भी नहीं बनाया पीटीआई को, जो बनानी चाहिए थी। लेकिन तीसरी फिर ये तो खुशकिस्मती हुई कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उन्होंने एक बड़ा आई वुड से कि मदद कर दी और वो सारा जो है वो केस खुल गया। इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं कि जी हमारा फैसला बिल्कुल सही था, जो सिकंदर ने वहां पे खड़े होकर कहा कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था और हमने आपके फैसले की बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन। ये तो बाद में भी कहा उन्होंने, इस फैसला आने के बाद उन्होंने यही कहा ना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले वाले दिन तमाम सहाफ़ियों को जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनको एक स्टेटमेंट जो है वो अपनी तरफ से ज़राए से चलाने के लिए दी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो किसी पार्टी को बैन ही नहीं किया था, ये हमने तो बिल्कुल सही तशरीह की। तो भाई अपने वकील को भी बता देते फैसला आने के बाद जो बता रहे हो तो पहले बता देते। तो उसकी वजह से ये केस फिर सारा खुल गया इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई थिंक इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो काफी होंगे कि ये जो है जो आप पीटीआई में वैसे कोई कॉर्नर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आप अपना जो जहन है उन तक पहुंचा सकें, राय दे सकें? पीटीआई में कुछ लोगों के साथ रब्ता है आपका, लीगल टीम के साथ या दीगर लोगों के? नहीं, वो तो सबसे रब्ता तो है ऑब्वियसली, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फीड कर सकें या अपनी राय दे सकें। मेरा पुराने तो सारे लोगों से जो है ना वो रब्ता भी है, दोस्ती भी है। मसलन अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर साहब हैं, फिर ज़ाहिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो तो हैं। गौहर भी इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, बड़ा मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक़ है, भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। और अली ज़फ़र हैं, ये सभी लोग, उनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़। कोई क्या रुकावट अब फवाद साहब रह गई है पीटीआई में फॉर्मली ज्वाइनिंग की? या फॉर्मली तो मैं अलहदे कभी नहीं हुआ, बट सिर्फ ये है कि जो परसेप्शन में एक ये है कि खान साहब से मीटिंग होना ज़रूरी है ताकि एक क्लैरिटी जो है वो चीज़ों में आए। वो मीटिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पा रही? मेरा ख्याल है कि ये लोगों ने कुछ नहीं जाकर ज़रा शोर मचा दिया था जिसकी वजह से वो रुक गया। हो जाएगी,
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब से मेरी पहले भी 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, अभी भी हो जाएगी, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। वैसे रिजर्वेशंस किन लोगों की हैं? एक तो रऊफ हसन हम जानते हैं कि शायद वो इन्हीं की होंगी जो पब्लिकली कर रहे हैं, और क्या होगा, और तो कोई ऐसी बात उनके साथ वैसे आप बैठ सकते हैं चाय के कप पे ताकि मसला हल हो जाए। है क्या मसला है क्या वैसे आपका इनके रऊफ साहब के साथ क्या मसला है? मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, सच्ची बात है, क्योंकि हम लोग पहले भी जो है वो रहे थे, तो ये मतलब वहाँ पे आते जाते नज़र तो आते रहते थे, लेकिन कोई ऐसा हमारा इंटरेक्शन बहुत है नहीं, कोई पता नहीं मुझे कि इनका क्या है। फिर देखें ना, हमारा तो असल इशू तो ये है कि इन लोगों को पॉलिटिक्स की ये सारी एक्टिविटीज़ की इजाज़त रही है, हमें तो नहीं है। हम तो 2 ट्वीट्स करते हैं, तीसरे दिन 3 पर्चे हो जाते हैं। इनको क्यों है इजाज़त? अब मुझे नहीं पता क्या है क्यों नहीं है, लेकिन 12 फिर उनके साथ जाती भी हुई, जो उनके ऊपर हमला हुआ वो भी है। इसलिए लेकिन स्पेशली पंजाब के लिए एक स्टैंडर्ड और है, और केपी के लिए स्टैंडर्ड जो है वो और है। मसलन जो पंजाब में जो सारे मियाँ असलम इकबाल देखें, वो अपनी बेटी की शादी पे नहीं आ सके। हमाद अजहर को 13 महीने हो गए बेचारे को, वो जो है बैठा हुआ है, वो उसमें नहीं आ सका। हमारे पंजाब असम्बली में सिर्फ 13 MPA जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, बाकी सारे लोग जो हैं वो नए सारे, ये सारे जो नसरुल्लाह दरेशक साहब जैसे लोग हैं, इन सब को जो है वो आउट जो है वो कर दिया गया, बाकी सारे लोग जो हैं वो आउट हो गए। तो ये तो पंजाब के ऊपर को खासी खसूसी मेहरबानी जो है वो रही है, और हम लोगों को भी इस तरह ही जो है वो खान साहब आपके ख्याल में कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन लोगों की राय से जो बाहर बैठे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए ना, खान साहब जेल में है, जेल में उनको क्या चाहिए? जेल में आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात तो यह है कि इमरान खान का एक्सेस जिन 3-4 लोगों से है वो उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकें। दूसरी बात यह है कि उनको एडवाइस दे सकें, और फिर जो स्ट्रेटजी खान साहब बनाएं उसको ये इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो 5 लोग जो इस वक्त ज़्यादा एक्सेस है जिनका, जिस तरह उमर है, गौहर है, शिबली हैं, अपने रऊफ हसन है, हामिद खान है, अब इनमें से देखें ना 4 कितने का तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उमर इज़ द ओनली वन जिसका एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, और वो एक अपना जोर लगा रहे हैं और होते होंगे। तो पॉलिटिकल एडवाइस जो है वो खान साहब को बड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से PTI का मेरी नज़र में पीपल लाइक असद कैसर, पीपल लाइक महमूद अचकज़ई, इन लोगों का एक्सेस खान साहब तक ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं, इवन आतिफ खान है, और लोग जो हैं हमारे पंजाब से अगर आप देखें, आमिर डोगर हैं, जैन कुरैशी हैं, महबूब सुल्तान साहब हैं, या अपने अमीर सुल्तान के भाई जो अब MNA जो बेचारे अगवा हुए हैं, ये लोग हैं जो पॉलिटिकल इनपुट खान साहब को दे सकते हैं। तो इन लोगों का जो है वो एक्सेस खान साहब तक होगा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बेहतर बनेगी, और उसके एग्जीक्यूशन प्लान भी बेहतर बन सकता है। तो और इसके अलावा रियाज फतियाना है जो इस वक्त हमारे लोगों में शामिल हैं। ये लोग जो मिल रहे हैं, और इन लोगों की बजाय ये लोग मिल रहे होते हैं जो आप कह रहे हैं, तो क्या फ़र्क होता है स्ट्रेटजी में? क्यों? पॉलिटिकल इनपुट होती है ना। अब ये जो लोग, मतलब हमें ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा होता है? मसलन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर मैं इस वक्त हूँ तो मैं क्या, आपने बात किससे करनी है? आपने मौलाना फजलुर रहमान से बात करनी है, आपने पीर पगाड़ा से बात करनी है, हाफिज नईम साहब से बात करनी है। जब तक ये 3-4 पार्टीज इकट्ठी नहीं होती, PTI देखें ना बड़ी अकेली लगती है इस मंजरनामे में। तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि ये जो है ना, जो मुखालफ होता है ना, उसको जो भी साथ पड़ा हो ना, वो उसके मुंह पे डाल देना चाहिए, चाहे रेत हो, कंकर हो। तो ये PTI को ये जो सारे, मौलाना खुद भी तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज़हनी कशमकश का शिकार है, क्योंकि आप उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वो वज़ीर आज़म से और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें शुरू कर देते हैं। देखिए ना, ये तो खैर कोई बात नहीं, नकवी साहब से उनका अपना पुराना ताल्लुक होगा, और शहबाज शरीफ साहब से उनका अपना पुराना ताल्लुक होगा, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े इश्यूज हैं, उनके ऊपर देखिए ना, अफगानिस्तान के ऊपर मौलाना और इमरान खान एक सोचते हैं। जो ऑपरेशन है उसके ऊपर JUI की इमरान खान, खैर उसके ऊपर तो KP की सारी पार्टीज ही का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक जैसा है। इलेक्शंस के ऊपर मौलाना और इमरान खान की जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो एक है, और शहबाज शरीफ इन सारे मामलात के ऊपर मौलाना को कुछ नहीं दे सकते। इमरान खान ही मौलाना को इन सारे मामलात के ऊपर सपोर्ट दे सकते हैं। एंड पीपल लाइक महमूद अचकज़ई, असद कैसर, अख्तर मेंगल, ये लोग हैं जो इस तरह के अलाइंसेस जो हैं वो आपके लिए जोड़ सकते हैं। PTI की ये जो लीडरशिप है, इस ये देखे ना, मैं आपसे अगर वाकिफ़ ही नहीं हूँ मैं आपका, तो देखो ना टाइम लग जाएगा ना मुझे आपसे करने में, बातचीत में कुछ थोड़ी 1-2 मुलाकातें, 3-4-5 तो चाहिए ना आपको को बात करने की। इन लोगों का ये वाकिफ़ ही नहीं है।
अब ये लोग, इन लोगों को जो पॉलिटिकल क्लास है, अगर वो मौका मिलेगा तो वो फिर इसको एग्जीक्यूट कर। वैसे महमूद अचकज़ई वगैरह जो एक पॉलिसी देना चाहते हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इस वक्त पीटीआई ने ली हुई है। वो समझते हैं कि सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इजाज़त के बगैर करना चाहिए, इजाज़त ना मिले तो भी करना चाहिए। पीटीआई समझती है कि नहीं, हमें इजाज़त मिलेगी तो हम करेंगे। पीटीआई करना नहीं चाहती है, एहतजाज कर नहीं पा रही, सलाहियत नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, या ये स्ट्रेटजी है कि भाई ठीक है मेहनत ना करें? नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखें ना, ये जाहिर है कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी में आते हैं 20-25 लोग आते हैं, वो 5 लोग जो लॉयर होते हैं उनको अगले दिन बेल मिल जाती है, बाकी 2 दर्जन जो वर्कर है बेचारा वो जेल में जाता है, वो भुगतता है। तो ये नहीं है, आप टाइमिंग होती है पॉलिटिक्स में, टाइमिंग इज एवरीथिंग। आप देखें ना, टाइमिंग थी जब 9 तारीख को आपका इलेक्शन चोरी किया जा रहा था, उस दिन पीटीआई सारी को बाहर सड़कों पे होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन एमएनए और एमपीए जिनको एमएनए और एमपीए बनने से महरूम किया जा रहा था, उन्होंने अपनी ज़ात भी उनकी इन्वॉल्व थी उस दिन, उस तहरीक में। वो दिन था जब पीटीआई को सबको अपनी अपनी पड़ी थी उस दिन, तो हर कोई अपने अपने फॉर्म 45-47 के पीछे भाग रहा था। उसी लिए तो उसको बचाने के लिए तो तहरीक चाहिए थी उस दिन आप घर में बैठ गए। देखो ना, उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद लियाकत चट्टा की वो आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। आपकी तहरीक खड़ी हुई होती, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई होती, तो मामला तो उसी दिन जो है पलट गया था। अब वो मौका आपने मिस कर दिया। अब मौके के लिए आप इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। बहरहाल एक तो सच्ची बात यह है कि अभी तो पीटीआई थोड़ी देर तमाशा देखेगी ना कि क्या निकलता है इसमें से। अच्छा, दूसरा फिर यह है कि बाय सितंबर आपका जो बजट है उसकी फिर आपको असल असरात लोगों को महसूस होना शुरू होंगे कि हमारे साथ हो क्या गया। अभी जो है ना, लोगों में आ रही है चीज़, बिजली के बिल आ गए, चीज़ें आ गई हैं, बट वो जो अभी पूरा उसका। वैसे पहले 3 महीने में तो हमने ये बहुत शोर सुना कि महंगाई कम हो गई है, सब्जियां सस्ती हो गई हैं, फल सस्ते हो गए हैं, आटा सस्ता हो गया, तो वो आया ना, वो भी इफेक्ट था, क्योंकि जब गजा के अंदर थोड़ा ट्रूस हुआ तो आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस गिर गई। ऑयल प्राइस गिरने से यहाँ पे वो इफेक्ट आया। फिर यूक्रेन में गंदम की कीमत जो है वो गिर गई, इंटरनेशनल प्राइस। लेकिन जो ही किसान का ये सीजन खत्म हुआ है, गंदम 35 रुपए के ऊपर चली गई, तो किसान की तो कमर टूट गई है। अब पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में क्या हुआ है, किसान की बिल्कुल कमर टूट गई है। ट्रेडर जो है उसको वैसी बिक्री नहीं हो रही, ऊपर से आपका टैक्स आ गया और वो कहते हैं जी आप रजिस्ट्रेशन कराएं। बिजली जो है वो 26 इस वक्त तकरीबन कह रहे हैं कि अराउंड 26% उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो गया, तेल का और अपना बिजली का एवरेज 26-23%। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है। अब इंडस्ट्री बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई आ गई हुई है और बजट के ऊपर टैक्सेस आ गए हुए हैं, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? सो वो इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल है और अदलिया और एग्जेक्टिव की लड़ाई नई जो है वो डल गई है। चलें मुख्तसरन 2 मिनट में जल्दी फाज साहब, एक तो शेर अफजल मरवत पर कमेंट करें कि रुकनीत मुअत्तल करना सही फैसला है या शेर अफजल मरवत की अपनी गलतियाँ? देखिए, गलतियाँ तो खैर होंगी, बड़ी होंगी, बट पर्सनली मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में ना हर तरह के लोग होते हैं, चलाना चाहिए, चलाते ही हैं इनको। हर एक की एक अपनी यूटिलिटी होती है, उसके ऊपर जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी एडिशंस का नाम है, सब्सट्रैक्शंस का नाम नहीं है। सो जो हो गया और वो उनके जो है ना चीज़ें तो हैं, काफ़ी उनके प्रॉब्लम्स हैं, बट चले लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स और उनको चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बता दें सर, 190 मिलियन पाउंड में परवेज खटक ने अपना बयान जाकर रिकॉर्ड करवाया है, क्या हुआ था उसमें काबीना में जब वो आया था? एग्जैक्टली देखिए, यही हुआ था जो खटक साहब ने अपने पहले हाफ में जो है वो बताया। ये आया था बिल्कुल, और इसमें ये था, बेसिकली ये था, इन्होंने कहा, शहजाद अकबर ने ये बात कही कि जो ये पैसे हैं ये एक सीक्रेट जो उनकी अगर आउट हो गया तो फिर पैसा पाकिस्तान नहीं आएगा। तो आप लफाफा यहाँ से हर चीज़ बाहर चली जाती है, क्योंकि आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग भी रात टीवियों पे चल रही होती है। तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जो आने हैं लंदन से, उन्होंने इस शर्त के ऊपर भेज रहे हैं कि उनकी डील जो है वो आउट नहीं होगी। तो उसके ऊपर कहा कई लोगों ने कि नहीं जी हमें पहले दिखाना चाहिए और होना चाहिए। फिर खान साहब ने देखा, लॉ मिनिस्टर को देखा, उसने भी कहा नहीं बस ठीक है ऐसे है तो आ जाए। शहजाद अकबर ने भी कह दिया, तो खान साहब ने कहा फिर देख लें सारे चला। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद साहब प्रोग्राम। लेकिन इसमें सॉरी एक पॉइंट मैं सिर्फ कहना चाहूँ
इतनी बड़ी गलती कर रही है ये हुकूमत। आप कैबिनेट डिसीजंस को फौजदारी मुकदमों के नीचे ला रहे हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप आज देखें ना, IPPs में 1500 अरब रुपया चला गया। अब वो क्या, वो सारे वजीरों को बुला के तहकीक शुरू कर देना है? इस तरह से नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।